गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी शिक्षकगण एवं अतिथिगण का अभिनंदन करता हूं कि आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। इससे पहले जब तक हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं हमसे, मैं देख पा रहा हूं कई लोग जुड़ रहे हैं अभी हमसे। आज के जो सेशन है वो इनोवेटिव आइडियाज जो केस स्टडीज है UP1 की नवाचार पुस्तिका से, जिसका नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक, न्यू एज टीचिंग टेक्निक लिखे गए। तो इस नवाचार पर आज हम बात करेंगे कि कैसे न्यू एज टीचिंग टेक्निक के तहत 11 आइडियाज आए थे यूपी इनोवेटिव आइडियाज की फर्स्ट बुक जो थी उसके साथ, और उस पर हम एक एक करके बातें करेंगे कि कैसे ये नवाचार उत्तर प्रदेश में जो आया, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और किस तरह से ये आज UP1 जो पहली बुकलेट थी इसके साथ आज हमारे पास 54 बुकलेट। चलिए, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं देख पा रहा हूँ, कैसे हैं आप सभी? जब तक कुछ लोग और जुड़ रहे हैं हमारे सेशन के साथ, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं अगले कुछ ही सेकंड में। तो आज का जो हमारा विषय है अभिनव शिक्षण तकनीक, इसे रोचक शिक्षण तकनीक भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण एवं सभी जो सम्मानित जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो भी शिक्षकगण हैं या समाज के जो भी व्यक्ति हैं जो आज इस सेशन के जरिए ऑनलाइन हैं जूम ऐप पर, या आप यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर ऑनलाइन हैं, तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने रुझान, अपने प्रश्न, अपनी जो भी आपके सुझाव हैं हमें चैट बॉक्स पर भेजते रहें। हम लगातार अपने सेशन को अपडेट करते चले जाएंगे। तो फिर से आपका स्वागत करता हूं ZIIEI प्रोग्राम, चूंकि ये श्री अरविंद सोसाइटी के द्वारा जो क्रियान्वित किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और इसे आयोजित किया है HDFC बैंक। तो चलिए, आज जैसे कि हमने पिछली सेशन में, कल के सेशन में उत्तर प्रदेश की पहली नवाचार पुस्तिका से जो नवाचार पर हमने डिस्कशन किया था वो था चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, और चिल्ड्रंस पार्लियामेंट किस तरह से पूरे विद्यालय के जो विद्यालय प्रबंधन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कैसे बनाई जा सकती थी, कैसे विद्यालय में शिक्षक के अभाव में भी विद्यार्थियों के शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से चला सकते हैं, ये तरीका हमने जाना चिल्ड्रंस पार्लियामेंट में। आज हम जो सेशन पे आए हैं, ये इनोवेटिव आइडिया जो हमारे सामने आया है, केस स्टडीज है, वो है अभिनव शिक्षण तकनीक। और इस अभिनव शिक्षण तकनीक में हम बात करेंगे, सबसे पहले जो पहला नवाचार आ रहा है हमारे बीच वो है थीम बेस्ड अटेंडेंस। ये चूंकि अब हम नवाचार पे आते हैं, पहला आइडिया जो अभिनव शिक्षण तकनीक जो थीम बेस्ड अटेंडेंस है। अक्सर हम अपने विद्यालय में जब अटेंडेंस लेते हैं, हम सभी शिक्षकगण लेते हैं अटेंडेंस, तो कई शिक्षकों का या कई शिक्षाविदों का ये कहना था कि ये जो वो टाइम होता है 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, ये टाइम कहीं ना कहीं ऐसे ही चला जाता है केवल और केवल अटेंडेंस लेने में। तो टीचर के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम अटेंडेंस भी ले लें और इसका भी लर्निंग आउटकम्स हमें देखने को मिल जाए। मतलब क्या हम इस अटेंडेंस के छोटे से पीरियड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? तो इसके साथ ही हमारे एक नवचारक ने आइडिया दिया, इनोवेटिव आइडिया, जिसका नाम है थीम पर आधारित उपस्थिति। फॉर एग्जाम्पल, जैसा देखा गया कि प्राइमरी में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 5-7 फलों के नाम याद कर पाते हैं, मतलब 8-10 फलों के नाम याद भी नहीं कर पा रहे, ऐसा था। तो शिक्षक ने क्या किया, उन्होंने कहा बच्चों से, बच्चों कल हम थीम पर आधारित उपस्थिति लेंगे। आज जो मैं कहता हूँ रोल नंबर 1, 2 या बच्चों को नाम लेकर के बोलता हूँ, आप सभी कहते हैं यस सर, प्रेजेंट सर कहते हैं, कल से ऐसा नहीं करना। कल से
आप सभी बच्चों के नाम मैं लूंगा या आपके मैं रोल नंबर केवल लूंगा, और आपको क्या करना है, आपको यस सर प्रेजेंट सर की जगह में किसी न किसी फल का नाम लेना। तो बच्चों आप घर पे किसी ऐसे फल का नाम जरूर दिमाग में रख कर के आए, ठीक है, ये कह दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, बच्चे घर गए, बच्चों ने घर से कई सारे फल के नाम मन में रख लिए और आए। जब अगले दिन शिक्षक कहते हैं रोल नंबर 1, तो कोई कहता है आम, रोल नंबर 2 केला, रोल नंबर 3 अमरूद। अब देखिए कुछ ही देर में क्या देखा गया, कई सारे फलों के नाम बीच में आने लगे। और इसी बीच ये भी देखा गया कि बच्चे, अब आम वो फल था जो कई सारे बच्चों ने अपने अटेंडेंस में बोले, तो बच्चों को लगा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगली बार वो बच्चे घर जाते हैं और मम्मी से कहते, मम्मी मम्मी मुझे कुछ ऐसे फल के नाम बताओ ना जो दूसरों को नहीं पता हो। आम बहुत लोगों ने बोल दिया, अमरूद बहुत लोगों ने बोल दिया। तो इस प्रकार क्या होता है कि बच्चों की मम्मी है या उनके पेरेंट है जो भी बताते हैं, अच्छा बेटा एक काम करना, तुम खरबूज कहना, है ना, तुम बहुत सारे ऐसे फल के नाम, चीकू बोलना, इस तरह से बताया। तो अब बच्चों के दिमाग में नए नए फल के नाम, फलों के नाम आने लगे। और इस तरह से क्या देखा गया, 2 4 5 7 दिन में ही पूरी कक्षा के सभी बच्चों को बहुत सारे फलों के नाम याद है। जरूरी नहीं है कि फलों के नाम को ही याद कराने के लिए थीम बेस्ड अटेंडेंस किया जाए। टीचर जिसने कक्षा में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ाया था, तो शिक्षक ने कहा कि बच्चों कल का हमारा जो अटेंडेंस है, आज का ये चैप्टर है, कल मैं जब आपको कहूंगा रोल नंबर 1, तो आज जो हम चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, वो कोई एक बात बताना। तो बच्चों ने वही किया। जब अगले दिन शिक्षक ने कहा रोल नंबर 1, तो किसी ने कहा वो गंगा, रोल नंबर 2 गोदावरी। अब देखते ही देखते बच्चे किस तरह से अटेंडेंस को भी एंजॉय करने लगे और बच्चों को देखते ही देखते बहुत सारी चीजें याद होने लगी। तो ये था थीम पर आधारित उपस्थिति। इसके जरिए बच्चों में रोचकता भी आ गई और इस अटेंडेंस के जरिए बच्चों को चैप्टर में पढ़ाई जाने वाली या कक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से याद। तो ये था अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत थीम पर आधारित उपस्थिति। आप इस नवाचार को अपने कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय से कनेक्ट करके बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हैं और इसके लाभ उठा। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आइडियाज था अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत, वो है मेडिटेशन एंड वार्म अप। जब पहली बार ये आइडिया हम तक आया था, टीचर ने भेजा था मेडिटेशन एंड वार्म अप, तो हमें लगा भाई ये मेडिटेशन एंड वार्म अप, भला ये मेडिटेशन वार्म अप क्यों किया कराया। कई बार ऐसा सवाल आया, कई शिक्षकों के भी आया कि मेडिटेशन वार्म अप कराने में टाइम निकल जाता है, अलग से कराएंगे। अगर 1-2 मिनट के लिए कराए तो उस मेडिटेशन के कोई मतलब नहीं है जब तक थोड़ा 20 मिनट का टाइम ना दिया जाए। मेडिटेशन या वार्म अप में कम से कम 20 मिनट 15 मिनट तो देना ही पड़ता है, और अगर हम 15-20 मिनट मेडिटेशन वार्म अप कराने लग जाएं तो फिर चैप्टर तो पीछे रह जाएगा ना। तो यहाँ पर टीचर ने इनोवेटिव आइडियाज को बड़ी बेहतरीन तरीके से वो लेकर के आए। उन्होंने कहा हम मेडिटेशन और वार्म अप को भी चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे उन्होंने किया, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उसी कक्षा के बारे में बताता हूँ जहाँ फलों के नाम सिखाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, तो शिक्षक ने कहा बच्चों, अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट टीचर ने कैसे कराया। टीचर ने पूछा बच्चों से एक एक करके, अच्छा बच्चों एक बात बताएं, आप सभी को अपने मतलब क्या कहते हैं कि फेवरेट फल का नाम बताना है। तो कुछ बच्चे ने कहा आम, तो उसे उठाकर टीचर ने एक तरफ बैठा। किसी ने कहा सेब, तो उसे एक तरफ बैठा है। किसी ने कहा अमरूद, उसे एक तरफ बैठा है। किसी ने कहा चीकू, तो उसे एक तरफ बैठा। इस तरह से बच्चों को उनके जवाब के आधार पर अलग अलग बैठा दिया गया। अब बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि हमें इधर सर ने क्यों बैठा है, मोहन को उधर क्यों बैठा है, राजू तो मेरे बगल में क्यों बैठा है, अच्छा ये राजू तो यहाँ था मेरे पास में, इसको उधर क्यों बैठा। इनफैक्ट हुआ क्या था कि टीचर ने जब उनके नाम सुने तो टीचर ने सेग्रीगेशन किया, क्या, मल्टीपल सीड्स और सिंगल सीड्स। जिन बच्चों ने सिंगल सीडेड फ्रूट के नाम बताए थे उनको एक तरफ बैठा है, जिन्होंने मल्टीपल फ्रूट के नाम बताए उनको एक तरफ बैठा। इससे क्या हो गया, जो बच्चे जो रोज एक ही बेंच पर एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं वो कड़ी टूट गई। बच्चों चैप्टर से कनेक्ट हो गए कि कौन सा सिंगल सीडेड है, कौन सा मल्टी सीडेड है। यहाँ पर क्या हुआ, टीचर चाहे तो सीजनल फ्रूट के नाम के साथ भी सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि विंटर में पाए जाने वाले फ्रूट, है ना, समर में पाए जाने वाले फ्रूट, रेनी सीजन में पाए जाने वाले फ्रूट, एवर मतलब ग्रीन फ्रूट जो हमेशा पाए जाते हैं वो। तो 3-4 कैटेगरी के भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह से बच्चों को सेटिंग अरेंजमेंट अपनी कक्षा से कनेक्ट करना चाहते हैं।
मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया यहाँ पर। अब जैसे मेडिटेशन है ना, वार्म अप की बात की थी। मेडिटेशन एंड वार्म अप में क्या है, टीचर ने क्या किया, जैसे बच्चों को कहा अच्छा बच्चों अपनी आंखों को बंद कर ले, बच्चे ने आंखें बंद कर ली। फिर उनको कहा कि बच्चों अब ध्यान ये देना है कि मतलब उन्हें कहा गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें, आंखों को खोलें। अब आपको क्या करना है कि जब मैं कहूंगा कि जब मैं सिंगल सीडेड फ्रूट का नाम लूंगा तो आपको केवल एक बार ताली बजानी, और जब मैं मल्टी सीडेड फ्रूट का नाम लूंगा तो आपको इस तरह से ताली बजानी। बच्चों को समझ में आ गया। अब जैसे ही टीचर ने कहा आम तो सभी बच्चों ने एक साथ क्लैप किया, सिंगल किया। जैसे टीचर ने कहा सेब, हमने मल्टी क्लैप, इस तरह से किया जा सकता है। मतलब सिंगल सीडेड में एक क्लैप, मल्टी सीडेड में डबल क्लैप, इस तरह से कुछ भी कराया जा सकता है। जंप भी कराए जा सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी मैनेज किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। अनगिनत चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ाने के अनगिनत तरीके हैं। उनमें से ये जो मेडिटेशन था, ये जो वार्म अप है, कहीं ना कहीं हम सभी चैप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल स्टडी हो, चाहे वो लैंग्वेज का ही क्यों ना। अगर हम सभी टीचर चाहें इसे अपने चैप्टर से कनेक्ट करके सेटिंग अरेंजमेंट भी करा सकते हैं, मेडिटेशन भी करा सकते हैं, थीम पर आधारित अटेंडेंस भी करा सकते हैं। ये 3 आइडिया जब हमने कवर किए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और जो आइडिया यहाँ पर अभिनव शिक्षण तकनीक में जो हम सभी को मिलता है, उत्तर प्रदेश से जो आया है, वो है आज का शिक्षक, टुडेज टीचर। अब ये आज का शिक्षक देखिए कैसे बच्चों के अंदर जो रोचकता पैदा करती है, कैसे टीचर ने, जो शिक्षक ने यहाँ पर कक्षा में आज का शिक्षक इनोवेशन के जरिए कैसे कक्षा को और बेहतर बनाया और कैसे सुव्यवस्थित किया। क्या है कि कई बार शिक्षक कई अन्य कार्यों में व्यस्त होने की वजह से कक्षा में थोड़ा विलंब या हो सकता है कभी कभार नहीं उपस्थित हो पाते हैं। उस दौरान उस कक्षा को मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज का शिक्षक जो कॉन्सेप्ट पर काम किया। आज के शिक्षक में टीचर क्या करते हैं, जो सामान्यतः पढ़ाए जाने वाले विषय पर जो बच्चे बेहतर कर रहे होते हैं, यानी पिछली कक्षा को पढ़ाया गया था, पिछली कक्षा में जो विषय पढ़ाया गया था उस विषय में जिस बच्चे ने बेहतर किया, बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी, जिसने अटेंडेंस अच्छा से मेंटेन किया, पिछले पूरे वीक सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सीखा, वैसे बच्चों को टीचर चयन करते हैं और बताते हैं बच्चों चलो आज का जो है टीचर होगा ये चिंटू। बताए कहने का मतलब है कल जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था उसका होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका है, पिछले सप्ताह में हमने जो कंप्लीट कर लिया उस टॉपिक को चिंटू ने बड़े अच्छे से किया था। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चिंटू को खड़ा किया गया और बताया गया आज का हमारा शिक्षक है चिंटू, अब ये चिंटू को पढ़ाना है टॉपिक। ध्यान दें ये पूरा टॉपिक क्लास ऑलरेडी पढ़ चुका है टीचर ने, होमवर्क भी बना दिया। अब इसे रिवीजन फॉर्मेट में लाने के लिए इसे एक होनहार बच्चे को, प्रतिभाशाली बच्चे को मौका दिया जाता है कि अच्छा अब वो आता है और उसी टॉपिक को जिसे टीचर ने पढ़ाया था उसी टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है। ये है आज का शिक्षक का कॉन्सेप्ट। ये जो चिंटू जब ध्यान देता है कि अच्छा हमारे मैडम ने कैसे छड़ी लेकर के एक तरह से हाथ में रख करके पढ़ा रही थी, कैसे चौक में लिख रही थी, बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करता है विद्यार्थी। और कहीं ना कहीं ये पाया जाता है बाकी बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं, हमारे बीच का चिंटू देखो कितना अच्छा पढ़ा रहा है। उस बच्चों के मन में आता है कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी अच्छे से करके आऊंगा, मैं भी छड़ी लेके वहां खड़ा होऊंगा, चौक से लिखूंगा बोर्ड पे। ये जो विचार आता है बच्चों में वो प्रेरित भी होते हैं इनसे, और ये जो चिंटू आज खड़ा है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं से लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। अब जब ये कक्षा के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जब बार बार इस तरह से मौका मिलता है आज का शिक्षक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, इनमें इनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ जूनियर कक्षा में अगर शिक्षक मौजूद नहीं है तो इनमें से किसी एक बच्चे को जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनको जूनियर कक्षा में भेजा जा सकता है, बच्चों के बीच जाकर तो बड़े अच्छे तरीके से क्लास को हैंडल कर। ये था आज का शिक्षक। और आज का शिक्षक के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले आइडियाज पर। जो हमारे पास जो आइडिया दिया गया है वो है पेयर एंड शेयर। ठीक है, कक्षा टीचर ने क्या किया, जो क्लासरूम में जो क्या उन्होंने जो एक पीरियड में जो टॉपिक पढ़ाया तो आखिरी के 5 या 10 मिनट को टीचर ने कैसे यूटिलाइज किया, लास्ट 5 मिनट या लास्ट 10 मिनट टीचर ने क्या किया, पूरे कक्षा के बच्चों को पेयर में क्रिएट कर दिया।
1 2 के ग्रुप में क्रिएट कर दिया, सभी बच्चों को उत्तर से सीटिंग अरेंजमेंट कर दी, सबको 1 2 के साथ। और टीचर ख्याल रखते हैं अगर ये जो 1 2 के ग्रुप हो, इसमें एक बच्चा थोड़ा ज्यादा तेज और एक बच्चा थोड़ा सा एवरेज या बिलो एवरेज है था, तो इस तरह का पेयर कर देने के बाद टीचर ने उनसे कहा कि बच्चों आज जो हमने जो चैप्टर में जो कुछ भी डिस्कस किया है, आपने जो कुछ भी सीखा है, एक दूसरे को बताइए। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे पेयर एंड शेयर करते हैं। अब बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं कि आज सर ने क्या क्या बताया, कुछ बातें ये होते बताए, कुछ बातें वो इससे बताए। इस क्रम में फायदा क्या होता है इनोवेशन में कि सामने वाला जो बच्चा है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के मन में कुछ प्रश्न आते तो हैं सेशन के दौरान, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं उधर आते तो हैं प्रश्न, लेकिन वो पूछ नहीं पाता, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लगता है पता नहीं मैं पूछूंगा ये बात तो सर डांटेंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता, इसलिए बेचारे झिझक की वजह से या डर की वजह से नहीं पूछते। लेकिन जब ये पेयर एंड शेयर का मोमेंट आता है तो बच्चा सामने वाला से जो उनके पास प्रश्न था जरूर पूछता है। अब देखिए अगर सामने वाले बच्चे को उसके प्रश्न का जवाब अगर मिल जाता है तो इससे फायदा होगा, अगर सामने वाले बच्चे को इसका जवाब नहीं आता है तो दोनों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो सर से ही पूछते। इस प्रकार क्या देखा जाता है कि बहुत ही अच्छा पीयर लर्निंग का यहाँ पर एग्जाम्पल देखा गया, जो कि पेयर एंड शेयर के जरिए हम बच्चों का अच्छा रिवीजन करा सकते हैं, बच्चे खुल करके अपने प्रश्न पूछने का उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चे पेयर एंड पीयर लर्निंग को एंजॉय करते हैं। ये सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट का बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है जो अभिनव शिक्षण तकनीक के जरिए यहाँ पर लाया गया। एक होमवर्क जो यहाँ पर टीचर देते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ये है गृह कार्य होमवर्क। अब ऐसा देखा गया जो ग्रामीण परिवेश में जो विद्यालय हुआ करते हैं उनमें जो बच्चे आते हैं ऐसे परिवेश से आते हैं कि उनका परिवेश, घर का परिवेश बिल्कुल अलग होता है, विद्यालय का परिवेश बिल्कुल अलग होता है। विद्यालय में किताबी चीजें पढ़ाई जाती, नहीं लगता हम किताबी चीजें पढ़ते हैं, किताबी चीजें लिखते हैं, वो घर से अपने परिवेश से कनेक्ट नहीं कर पाता, उसे नीरस लगता है, वो डरता है, वो हेजिटेंट फील करता है अपने आप में और होमवर्क भी नहीं बना पाता। तो ऐसे में टीचर ने क्या देखा कि बच्चे जो इतने इनडिफरेंट होते जा रहे हैं, तो टीचर ने क्या किया, शिक्षक ने कोशिश किया कि क्यों ना हम इनके घर के परिवेश से जुड़े होमवर्क नहीं। टीचर ने एक बच्चे को कहा, अच्छा कक्षा के बच्चों को कहा, बच्चों एक काम करना, घर जाना, घर में आपके कितने मेंबर हैं टोटल संख्या लिखना, अच्छा आपके पापा की उम्र क्या है और आपकी उम्र क्या है, जोड़ करके ले आना। कभी बताया कि नहीं पापा की उम्र में अपनी उम्र घटा करके ले आ, कभी परिवार के सभी सदस्य की उम्र पूछो और उसे जोड़ करके ले आ। देखिए जोड़ना घटाना है। अब शिक्षक ने कभी कहा घर में आपके बगीचे में कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से फूल के पौधे हैं, या कौन कौन सी सब्जियां हैं, या कौन कौन से रंग के कपड़े आपको घर में दिखाई देते हैं। इस तरह की चीजों को जब होमवर्क दिया गया तो बच्चे वही सीख रहे हैं जो हम किताबों से दिखाना चाहते हैं, पर यहाँ शिक्षक ने क्या किया, उसे उसके घर से कनेक्ट कर दिया, उसे अपने घर के मतलब जो उसकी जो प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस को उसके घर के माहौल में कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों को बड़ा मजा आता है, हम जो क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बच्चों को बताते हैं, टीचर ने बड़ा सिंपल सा तरीका इस्तेमाल किया। जैसे टीचर ने ट्रायंगुलर शेप पढ़ाया, रेक्टेंगल शेप पढ़ाया, तो न केवल पढ़ाया, ट्रायंगुलर शेप दिखाते हुए, एक ऑब्जेक्ट दिखाते हुए बताते हैं बच्चों घर जाना और घर में देखना कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको इस शेप में नजर आती है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आती है, आयताकार, कौन कौन सी चीज है जो आपको वर्गाकार शेप में नजर। अब बच्चों को ऐसा लगता है घर जाकर ढूंढते हैं, अच्छा ये खिड़की तो वर्गाकार है, अच्छा 2 खिड़की वर्गाकार, एक दरवाजा आयताकार, इस तरह से लिखते हैं। और बच्चों को जब क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया जाता है तो फीता दिया जाता है बच्चों, है ना, कहते हैं बच्चों घर जाना है ना, और घर में आपके पास कोई ऐसी मेज हो उसकी क्षेत्रफल निकाल कर देना। अब बच्चे घर जाते हैं बड़े मजे से एक बेंच को देखते कितना बाई कितना, एक क्षेत्रफल निकाल करके लाते हैं और इस प्रकार से जब बताते हैं सर मेरे घर में ना एक टेबल थी बड़ी थी, वो इतना बाई इतनी की थी, उसका क्षेत्रफल इतना। अब देखिए बच्चे कैसे कनेक्ट कर लेता, वो जीवन में कभी क्षेत्रफल निकालना नहीं। तो इस प्रकार से देखा गया कि कक्षा के टॉपिक को घर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये गृह कार्य में तो होमवर्क को बच्चे के परिवेश से कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं वो घर की चीज। अगला आइडिया मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ध्यान रहे, ये उत्तर प्रदेश की पहली नवाचार पुस्तिका की जो अभिनव शिक्षण तकनीक जो केस स्टडीज थी उससे ये नवाचार आया है। और अगला नवाचार जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है नामकरण पद्धति, नेमिंग मेथड। अब नेमिंग मेथड का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में लगभग आज कितने जिले होंगे, 75 है ना पूरे, लेकिन अगर मैं कहूँ इन जनरल की
कितने आपको अगर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम पता है, बता सकते हैं? तो कॉन्फिडेंट नहीं मिलते कई लोग अपने स्टेट के कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ये तो बता सकते हैं, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा झिझक जरूर होता है। अच्छा हो सकता है एक दो मिनट हो जाए। तो टीचर के पास जब ऐसी स्थिति थी, उन्होंने बड़ा रोचक तरीका इस्तेमाल किया। शिक्षक ने क्या किया, उन्होंने अपनी कक्षा में जैसे बच्चे थे उनको नामकरण पद्धति, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम रखे। कहा बेटा चिंटू ये कानपुर है, अच्छा वो लखनऊ है, वो प्रयागराज है, ये हापुड़ है, ये गाजियाबाद है। इस तरह बच्चों का बच्चों अगले कुछ दिनों के लिए आप सभी को ये नाम दिया जा रहा है, मतलब इस वीक के लिए सभी लोग इसे राहुल नहीं, इसे हम कहेंगे प्रयागराज। इस तरह अब बच्चे यही कर रहे हैं। अब बच्चे आते कहते ये मेरा दोस्त है प्रयागराज, ये मेरे साथ बैठता हापुड़। अब इस तरह से बातें होती। वो बच्चा कहता सर ये देखो मतलब गाजियाबाद मेरे पैंट खींच रहा पीछे से, कोई कहता सर वो देखो मथुरा ना आज बीमार पड़ गया इसलिए नहीं आया। इस तरह की बातें होती। कुछ ही दिनों बाद देखा कि ज्यादातर बच्चों को जिलों के नाम याद है। जब जिलों के नाम याद हो गए तो उसके बाद ध्यान दे नेमिंग मेथड में कई बार कई शिक्षक ने क्या किया कि एक बार नेमिंग मेथड करा दी फिर इसे बंद कर दी। तो इससे क्या नुकसान होता है कि जो आज गाजियाबाद था वो कई साल तक उस बच्चे को बच्चे गाजियाबाद करके ही छीन रहे हैं। जिस बच्चे का नाम जो रख देगा, इसीलिए क्या यहाँ शिक्षक ने किया नेमिंग मेथड को हमेशा चेंज करना चाहिए। कल आज जिले का नाम किया तो कल हमने भारत के स्टेट का नाम कर दिया, उसकी राजधानी का नाम कर दिया, कभी फूलों का नाम कर दिया, कभी रंगों का नाम कर दिया, कभी जो भी कई सारे ऑब्जेक्ट, कभी नदियों के नाम रख दिए। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे नामों को जब इस तरह से रखा जाता है और कक्षा में जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं, कुछ नई चीज मिलती है उन्हें और बच्चों को आसानी से याद होता है। अगला आइडिया जिस पर हम बढ़ रहे हैं, तो ये जो आइडिया है इस आइडिया को हम एक बार कर लेंगे। ये लेखन कार्य, लेखन कार्य कई बार हर शिक्षक ये चाहता है उसका विद्यार्थी जो है उसके जैसा लिखे, अच्छी हैंडराइटिंग लिखे, बढ़िया से कॉपी बनाए। लेकिन ये बच्चों को ये बताना भी तो जरूरी है कि अच्छी कॉपी होती कैसी है। तो इसलिए शिक्षक ने क्या कि एक स्पेसिमेन कॉपी तैयार किया, अपनी हैंडराइटिंग से अच्छे से हेडिंग सब हेडिंग के साथ में कॉपी तैयार की और बच्चों को दिखाया डिस्प्ले। बच्चों देखो ऐसे लेसन ऐसे बनाते हैं, कॉपी इस तरह से कवर लगा कर रखते हैं अच्छे से, देखो हेडिंग है सब हेडिंग है, इस तरह से लिखना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, अंडरलाइन होता है। तो बच्चों को जब देखने को मिलता है स्पेसिमेन कॉपी तो कहीं ना कहीं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों की हैंडराइटिंग भी बेहतर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और धीरे धीरे जब कक्षा में शिक्षक को कई बच्चों की कॉपियां जब अच्छी मिलती हैं, जब ये वो बच्चे इस कक्षा से पास आउट हो जाते हैं तो शिक्षक जिन बच्चों के बेस्ट कॉपी होते हैं उनसे कॉपी लेकर के अपने पास रख सकते हैं, जो अगली कक्षा उसे डिस्प्ले कर सकते हैं और इनके पास स्पेसिमेन कॉपीज की संख्या बढ़ सकती है। ये बड़ा ही छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन था, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा TLM के जैसा यहाँ पर यूज किया गया, मतलब लेखन कार्य जो स्पेसिमेन कॉपी से शुरू हुआ शिक्षक के और धीरे धीरे कई कॉपी जब। ठीक है, इसके साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक आइडिया जो बड़ा ही रोचक आइडिया यहाँ पर आया गया वो है गलत चार्ट शिक्षण विधि। ये गलत चार्ट शिक्षण विधि क्या है? तो ये जो अभिनव शिक्षण तकनीक गलत चार्ट शिक्षण विधि ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताया शिक्षक ने क्या किया, भारत के राज्य और राजधानी के नाम बताए, भारत की ये राज्य है ये राजधानी है, चार्ट लिख दिया, बच्चों को पढ़ा दिया। दूसरे दिन जब बच्चे आए, दूसरे दिन टीचर ने रिवीजन कराने के लिए फिर से राज्य और राजधानी के नाम लिखे, लेकिन इस बार टीचर ने जानबूझ करके इंटेंशनली क्या किया, एक दो स्टेट के राजधानी के नाम गलत है। जैसे उन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी पटना कर दी और बिहार की राजधानी लखनऊ, अब लिखा दी, बच्चे रिवीजन कर दी। अब कौन सा बच्चा जानेगा कि ये गलत है जो कल ठीक से पढ़ा होगा, जो कल ठीक से पढ़ा नहीं होगा तो पता ही नहीं होगा। इस दौरान क्या होता है एक बच्चा जो पीछे से उठता, सर मैं ये तो आपको कल बताया था सर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी, ये पटना कैसे हो गया, ये तो गलत है सर। तो टीचर अरे जान के सर वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे बच्चे ने की गलती पकड़ ली। अब उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, उसे लगता है वाह मैंने तो आज मास्टर साहब की ही गलती पकड़ ली, और इतना खुश होता है वो, उसे लगता है शायद मैं तो पैदा ही इसी दिन के लिए हुआ, उसे ऐसा फील आता है। तो देखिए गलत चार्ट शिक्षण विधि के तहत ये देखा जाता है कौन कितना कॉन्शियसफुली
हमें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उस बच्चे ने जो कह दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पटना नहीं लखनऊ होगी, इसके बाद से पूरी कक्षा के सभी जो बच्चे हैं वो जीवन में नहीं भूलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी पटना नहीं, क्योंकि जब हम गलती करके सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते, कभी ओवरलैप नहीं होता। इसका आधार मानते हुए शिक्षक ने अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत ये खास तौर से ऐसे चैप्टर को रिवीजन कराने के लिए टीचर गलत चार्ट शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कक्षा में कौन सा बच्चा है जो ऑब्जर्व करता है। इससे उनके कुछ ऑब्जर्वेंस का भी पता चलता है और बच्चे बेहतर तरीके से पूरी कक्षा का लाभ उठाते हैं। अगले आइडियाज पर मैं आना चाहूंगा, जो मेरा प्रिय नवाचार है इस पूरे उत्तर प्रदेश के अभिनव शिक्षण तकनीक में। ये वो आइडिया है जो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस आप भी जान पाएंगे कि कैसे ये आइडिया किसी शिक्षक ने जो इसे इम्प्लीमेंट किया और हम तक शेयर किया, क्या इसके पीछे भावना है, क्या आप बताऊंगा। इस आइडिया का नाम है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सुन के लगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या नवाचार हो सकता है? मतलब शिक्षक एक प्रश्न पूछते हैं, उनके ऑप्शन जवाब के रूप में 4 ऑप्शन देते हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। ये तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन वो आपके मन में आया कि भाई ये नवाचार कैसे हो सकता है? आजकल तो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही होते हैं। तो इनोवेशन क्या है मैं बताना चाहूंगा। ये बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन है। इसमें टीचर ने क्या चाइल्ड साइकोलॉजी को यूज किया है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। टीचर ने क्या किया, एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के 4 विकल्प तो दिए, इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प था जो बिल्कुल सही था, करेक्ट था, और बाकी 3 जो विकल्प होते हैं केवल गलत ही नहीं होते हैं, वो 3 विकल्प बल्कि पूरे विषय से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि टीचर का यहाँ पर जो फोकस है, जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चों से सवाल पूछने का नहीं, बच्चों को सवाल याद कराने का। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते। मैं या आप कोई भी हैं, हम सभी की जो हम अक्सर देखते हैं कि जब कक्षा होती है, कक्षा में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, और वो स्लो लर्नर बच्चे बड़े इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं, अक्सर पीछे ही बैठते हैं, एक कोने में ही बैठेंगे। टीचर कुछ पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, ऊपर चला जाता है। जब शिक्षक कुछ पढ़ाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आगे बैठे बच्चे ही जवाब देते हैं, ये हमेशा पीछे बैठा रहता है, ऐसे ही रहता है। मतलब उनकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाती। तो ये वाला जो आइडिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनोवेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए जो स्लो लर्नर हैं, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को फोरफ्रंट में लाने में कैसे काम करता है थोड़ा समझते हैं। इस पर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। शिक्षक ने जैसे एक सवाल पूछा, अच्छा बच्चों एक बात बताएं कि सीता जी का हरण किसने किया था, हु किडनैप्ड सीता? जब ये सवाल पूछा तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षक ने कहा अभी जवाब मत देना, पहले ऑप्शन सुनिए। फिर ऑप्शन के रूप में टीचर ने कहा, ऑप्शन नंबर 1 डोरेमोन। जैसे ही डोरेमोन कहा बच्चे हंसने लगे, डोरेमोन। दूसरा कहा पोकेमोन, तो बच्चे और हंसने लगे। फिर टीचर ने कहा छोटा भीम, बच्चे अभी भी हंसने लगे। चौथा ऑप्शन टीचर ने दिया रावण। अब बच्चा देखिए सबको क्या जवाब आएगा, सबको समझ में आ जाएगा, हाँ रावण। देखिए बच्चे, अब ये इतना फनी वे में जब इसके ऑब्जेक्टिव को जब कनेक्ट किया जाता है, ऑप्शन को 3 ऑप्शन को कनेक्ट किया जाता है, तो बच्चे जो जिस बच्चे को नहीं भी पता था रावण, उसे भी पता चल गया रावण, कोई भी बच्चा जान सकता। और इस बीच फायदा किसे होता है सबसे ज्यादा, वो जो पीछे बैठे रहते हैं बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, शिक्षक ने पढ़ाया भारत, जैसे हमारा जो सोलर प्लेनेट है उसके जो उनके बारे में पढ़ाया, और शिक्षक ने यहाँ सवाल पूछा, अच्छा बच्चों बताएं हमारे जो सोलर प्लेनेट है उनका सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है ग्रह का? ऑप्शन आलू, गोभी, बृहस्पति या तरबूज। जैसे ही ऑप्शन दिया जाता है तो आप सभी मुस्कुरा रहे, बच्चे भी मुस्कुराते हैं। पीछे वो बच्चा जो आज तक कभी हाथ ही नहीं उठाया था, कभी हाथ नहीं उठा पाया था, वो स्लोलर बच्चा, उसे लगता है इसका जवाब तो मुझे आता, सर मैं बोलूं वैसे कर। तो टीचर कहा हाँ बेटा बोलो। आज पहली बार वो हाथ उठाया बच्चे, छोटू ने पहली बार, हाँ बेटा बोलो। वो सर बृहस्पति। ठीक कहता है बृहस्पति।
टीचर वाह बेटा तुमने सही जवाब दिया, ताली बजाते हैं शिक्षक, पूरी कक्षा ताली बजाते हैं उस बच्चे के जवाब पर। वो छोटू जो कभी जवाब नहीं दिया था, केवल पीछे बैठा रहता था, स्लो लर्नर था, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक था, लेकिन जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनोवेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मौका जब मिला तो छोटू ने भी हाथ उठाया और उसने जवाब दिया। पूरी कक्षा ने जब अप्लॉज किया तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अच्छा मैंने ये जवाब दिया, अगली बार क्या करते पूछता मैं अगले सवाल का भी जवाब दूंगा। इस प्रकार क्या होता है, वैसे बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है। यहाँ शिक्षक ने वैसे बच्चों को, चाइल्ड के स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको कैसे फोरफ्रंट में लाने का काम किया, ये यहाँ पे कार्य किया गया है अभिनव शिक्षण तकनीक। तो ये हमने जाना कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बच्चों को काफी बेहतर मतलब लर्निंग आउटकम्स देखने को मिलते। इस प्रकार हमने देखे कई सारे आइडियाज पर बात किया। एक है यहाँ पर जो हम इतने सारे आइडियाज पर बात करते हैं, मेडिटेशन एंड वार्म अप एंड इन सारे इनोवेटिव आइडियाज पर एक आइडिया है जो बहुत ही प्रैक्टिकल, खासतौर से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बड़ा ही प्रभावी है, जो अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत दिया गया था, और उसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। मैं बताऊं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन मतलब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो भी विषय है इसके तहत शिक्षक ने क्या किया, कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक जो बच्चों को पढ़ाया जाए, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो भी किताबी जो टॉपिक है, जो विषय है, इस विषय को शिक्षक क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे तरीके से बताते हैं, कुछ ऐसे तरीके से बताते हैं कि बच्चे उस टॉपिक को अपने घर के परिवेश तक कनेक्ट कर पाए। मैं फिर से ध्यान देना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का वो तरीका जिससे क्या है, इससे क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे घर के परिवेश में कनेक्ट, जैसे कई बार हम छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्हें महसूस कराया जाए ठोस, द्रव और गैस के बारे में, तो या मैं बात करना चाहूंगा जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे ठोस क्या है, जैसे बर्फ छूने के लिए दिया जाए, द्रव क्या है छूने के लिए दिया जाए, गैस क्या है भाप को अगर टच कराया जाए, तो ये जो चीजें हैं, टीचर ने बड़ा प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है कि सभी बच्चे घर में दूध या चाय तो पीते ही, बच्चों को कहा अच्छा बच्चों एक काम करते, एक कप उठाया शिक्षक ने, पता है अच्छा बच्चों ये जो कप है, ये कप कैसा, ठंडा है गर्म है, बच्चों है नहीं अभी तो गर्म नहीं है, ठंडा है नॉर्मल। अच्छा जब उसमें गरम गरम चाय डाली गई तो बच्चों को पूछा गया, अभी बच्चे इसे छू करके बताओ ये कैसा है, बच्चों ने कहा हाँ ये तो गर्म, बताया शिक्षक ने ट्रांसफर ऑफ हीट, ये तो है ट्रांसफर हुआ ना हीट यहाँ पर, हाँ बच्चों ने रियलाइज। अब बच्चा जब जब घर में चाय पिएगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट महसूस करेगा। बच्चों को टीचर ने कहा अच्छा इसके ऊपर हाथ रखो, गर्म चाय के ऊपर में हाथ रखो, क्या महसूस हो रहा, थोड़ा सा गीला गीला है, तो बच्चों ने कहा हाँ ये क्या, बताइए कंडेंसेशन। अब बच्चे कभी जीवन में नहीं भूलेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, इस तरह से बच्चों को जब प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के तहत एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब दी जाती है, तो बच्चा उसको कर नहीं सकता। तो मैक्सिमम जो साइंस के विषय हैं या कई ऐसे विषय हैं जिनको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत बता, तो इस प्रकार हमने चर्चा किया अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत 11 छोटे छोटे जो इनोवेटिव आइडियाज थे जिनके बारे में। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इन्हीं नवाचारों से मिलते जुलते अगर कुछ और आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे हैं या इसी आइडियाज को अलग तरीके से कर रहे हैं या आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे हम तक साझा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ZII.com पे जाना है, वहां पे आपको पॉपअप मिलेगा सबमिट योर आइडिया करके, आप उसमें सबमिट करें और आप हमारे टीचर इनोवेशन अवार्ड के लिए आप पार्टिसिपेट कर हो सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं, जहां आपको पूरे भारतवर्ष में नेशनल अवार्डी के रूप में सम्मानित कराया जाएगा। और अभी आप मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का। यदि आपके पास कोई भी सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो, किसी प्रकार का कोई भी रुझान, निश्चित रूप से आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। हाँ, किसी शिक्षक ने भी हमसे पूछा एक सवाल जो चैट बॉक्स में है, क्या सभी नवाचार एक साथ इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल किए जा सकते हैं, सभी नवाचार, मैक्सिमम नवाचार, सभी। ये डिपेंड करता है टीचर पर, क्योंकि नवाचार को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से कोई टाइम देने की आवश्यकता नहीं। हम जो चीजें कर रहे हैं
उसी को पढ़ाने के लिए नवाचार को इम्प्लीमेंट करते हुए कर सकते हैं। इसका सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका अगर आपको जानना है तो आप हमारे इनोवेटिव पाठशाला ऐप, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएं, इनोवेटिव पाठशाला ऐप टाइप करें, ZII इनोवेटिव पाठशाला, आपको ऐप मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल करें। आप उसमें पाएंगे कुछ सेक्शन मिलेगा। पहले तो आपको अपने नाम, अपने स्कूल का नाम, यूडाइस कोड वगैरह डिटेल्स डालने हैं। फिर आप उसमें पाएंगे कई सारे स्टेट, भारत के जितने स्टेट बोर्ड हैं उन स्टेट बोर्ड के नाम आपको मिलेंगे। अगर आप CBSE है तो CBSE भी डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश, अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। फिर उसके बाद किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो कक्षा, वो क्लास आप सेलेक्ट करेंगे। उसके कौन सा विषय पढ़ाना चाहते हैं विषय को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस विषय में आपके बोर्ड की जो भी टॉपिक है, जो सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट आपको नजर आएंगे। उस सब्जेक्ट को जब आप क्लिक करते हैं तो उस सब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आप नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि इस पार्टिकुलर विषय को, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा नवाचार इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, किस नवाचार के जरिए बताना चाहते हैं। क्या आप उसे अभिनव शिक्षण तकनीक के नेमिंग मेथड से पढ़ाना चाहते हैं, या थीम पर आधारित उपस्थिति से पढ़ाना चाहते हैं, या बहुत सारे नवाचार हैं उनके भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप चाहें तो इन सभी नवाचारों का प्रयोग बारी बारी से कर सकते हैं। कई नवाचार रहते हैं जो एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं बाल संसद में हमने कई समितियां बनाई थी। हो सकता है कोई दैनिक बाल अखबार नवाचार इंप्लीमेंट करना तो बाल संसद में दैनिक बाल अखबार समिति बना दो। तो एक ही नवाचार को कंबाइन, फ्यूजन भी आप कर सकते हैं। हमारा केवल और केवल यही ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करना है, चाहे वो एक नवाचार के इम्प्लीमेंटेशन से हो या अनेक नवाचार की। या हाँ, कोई सवाल आ रहा है? हेलो सर। हाँ हेलो, नमस्कार, कहिए। जी नमस्कार सर, मैं मोहनलाल सुमन बोल रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय राजापुर, जनपद झांसी से। ओके, हाँ यस सर। और सर मुझे अवसर मिला है आपसे 2 बार मिलने का। जरूर जरूर जरूर। क्योंकि मेरे नवाचार का चयन 2019 में भी हुआ और 2020 में भी हुआ, TIA सेकेंड में भी हुआ था मेरा। ओके। तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि इस बार भी मैंने नवाचार भेजे हैं, तो ये शॉर्ट लिस्टेड कब तक होंगे? बिल्कुल सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आशा करता हूँ इस सवाल के जवाब जो अभी मैं दे रहा हूँ, नो डाउट जितने भी लोग फेसबुक पे होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके लिए भी ये काम आएंगे। आपके जो इनोवेशन, जो इनोवेटिव आइडिया जो अब तक आ चुके हैं, या वैसे शिक्षक जो जमा कर चुके हैं या जमा कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा यथाशीघ्र उन्हें जमा करें। क्योंकि अब जो हम, चूंकि अभी कोविड का जो पेंडेमिक है, कोविड-19 का, इसके वजह से सब चीजें थोड़ी सी डिले चल रही है, लेकिन हमारा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि मैनुअल प्रोसेस तो अभी बंद है लगभग पूरी तरह से, लेकिन डिजिटल प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो डिजिटल प्रोसेस अभी हमारा चल रहा है। बहुत जल्द हम अगले डेट को भी अनाउंस करेंगे, लेकिन जब तक चीजें क्लियर नहीं हो, अभी पेंडेमिक के समय है, अभी तो स्कूल भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए अभी हम अवार्ड सेशन का जो प्रोसेस है, अभी जो फाइनल डेट है इमीडिएट नहीं बता सकते, बट बहुत जल्दी हमारा वो जो पॉपअप है, आप ZII.com को हमेशा विजिट करें। हमारे जो फेसबुक पेज है ZII.com का, उसमें विजिट करें। आपको बहुत जल्द आपको उस पर डेट पॉपअप मिलेगा कि लास्ट डेट कब तक होगा इसके सबमिशन। अभी भी सबमिशन आ रहा है, तो अगर आपने जो आइडिया सबमिट कर दिया है, इसके बावजूद भी आपको कुछ नया लगता है, हो सकता है कोविड-19 जो है पेंडेमिक, इसके दौरान आपने कुछ और नया तरीका अपनाया हो, अभी कोई ऐसा आइडिया, तो उसे भी आप फिर से लिख करके भेज सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है आपके मल्टीपल आइडिया सेलेक्ट हो जाएं, इसके भी पूरी संभावनाएं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने आइडियाज को भेजें, अपडेट करके भेजें, जो लेटेस्ट आपके पास है उससे जरूर भेजें। हम बहुत जल्द इसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जब आपका आइडिया शॉर्टलिस्ट होता है, हमारे पैमाने पे खरे उतरता है, तो आपको हमारी ओर से एक लिंक भेजी जाएगी, और निरंतर भेजी जा भी रही है। अभी लगातार हम भेज भी रहे, जैसे जैसे आइडिया शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, उन टीचर को हम अपने लिंक भेज रहे हैं। वो जो लिंक आप तक पहुंचेगा, वो लिंक होगा डिटेल्ड आइडिया सबमिशन का, वो गूगल लिंक होगा। उसमें आपको अपने आइडिया से संबंधित जो केस स्टडीज बना करके भेजनी होती है, अपने आइडिया से संबंधित कई सारे डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफ, हो सके तो वीडियोस भी अटैच करने होंगे। ये पूरी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, वी आर ऑन प्रोसेस राइट। तो सर पहले तो आपको और संपूर्ण अरविंद सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटी सी जगह से मुझे इतनी बड़ी मंच मिली। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी मुझे खुशी हुई थी। एक बार नहीं 2 बार अवसर मिला। और सर मैंने ये इसलिए पूछा सर कि जैसे कि अगर शॉर्ट लिस्टेड किसी का हो जाता है आइडिया, जैसे मेरा है,
या हमारे किसी दूसरे साथी का, क्योंकि मैं कई साथियों से मैं कह रहा हूँ, यहाँ झांसी में भी कई को बताया है भेजने के लिए, वो भेज रहे हैं। तो बस मेरा सोचना ये, अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाता मेरा कहीं आइडिया, तो मैं आगे ना भेजूंगा, वरना मैं तो भेजता ही रहूंगा। मेरा कहना कि आप हमें भेज सकते हैं, अगर आपका, मैं फिर से एक बात यहाँ का, आपका आइडिया शॉर्टलिस्ट हो जाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर से ध्यान देना, हमारा उद्देश्य आपके आइडिया को शॉर्टलिस्ट कराना नहीं, आपके पास जो भी बेहतर उसे प्राप्त करने का है। नो डाउट अगर आपने एक आइडिया भेजा, वो शॉर्टलिस्ट हो गया, तो आपको तो सम्मानित किया जाएगा नेशनल अवार्डी के रूप में, लेकिन हो सकता है कुछ और आइडियाज भी आपके पास अभी इंप्लीमेंट कर रहे जो रह जाएंगे, तो वो आइडियाज भी जब हम तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से उस आइडिया को भी पूरे भारतवर्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो केवल हमारे जेडाई प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट होने के लिए नहीं, आपके पास जो बेहतर है, जो लेटेस्ट है, जितना अपडेट हो रहा है, आप उसे लगातार भेजें। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप अपने लेटेस्ट आइडियाज हमें लगातार भेजते रहें। इससे आपके फिर से तीसरी इनोवेटिव जो हमारा जो टीचर इनोवेशन अवार्ड में आने की संभावना प्रबल बनेगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपने आइडिया भेज दिया, उसके बावजूद भी आप अपने अगले आइडियाज को भी भेज सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर जो TIA आपने किया है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि सर जब मुझे मेरा पूरे 5 लाख नवाचारों में मेरा चयन हुआ, और पूरे देश के 63 ओनली 63 टीचर्स में चयन हुआ, और जब मैं पूरे देश भर के टीचरों से मिला एक टीम के साथ, तो मुझे लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के साथ आज मैं खड़ा हूँ। बहुत खुशी हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये सर आज ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ पाया, आप देखें शिक्षकों के सराहनीय कदम की वजह से। हम क्या है, हम तो श्री अरविंदो सोसाइटी का कैटलिस्ट है, ये जेडाई है तो एक कैटलिस्ट का, हम तो बस एक कैटलिस्ट हैं, जो आपसे मिलता है वही हम दूसरों को दे पाते हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। ये क्योंकि ये जेडाई मंच ही है शिक्षकों के द्वारा और शिक्षकों के लिए। थैंक यू सर, और बहुत बहुत खुशी आपके। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत आशा करता हूँ आप संतुष्ट होंगे। जी थैंक यू सर। और किन्हीं के पास अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास तो कुछ ही चंद मिनट बचे हुए हैं। आप चैट बॉक्स पर भी लगातार अपने सवालों को भेज सकते हैं, और कोई भी ऐसा अगर आपके पास किसी खास इनोवेशन के बारे में सुनने की अगर इच्छा हो, कोई ऐसी हमारे जो नवाचार पुस्तिका, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ZIA.com जो वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पे पूरे भारतवर्ष के सभी नवाचार पुस्तिकाएं आपको अवेलेबल मिलेगी। उन नवाचार पुस्तिकाओं को आप डाउनलोड करें, निश्चित रूप से डाउनलोड करें, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसे डाउनलोड करके आप अगर पढ़ते हैं, आप आपके विद्यालय के जो उपलब्ध संसाधन को जो सूट करता हो, जो अनुकूल हो, बेस्ट जो इनोवेशन आपको लगे उसे वहां से लें, उसे इंप्लीमेंट करें। जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास अलग आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे, और उसको इंप्लीमेंट करने का कोई ना कोई नया तरीका आपके पास जरूर आएगा। ये आपको मदद करेगा नया और बेहतर इनोवेशन भेजने के। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।